मनुवादी मीडिया का है भिखारियों पर ध्यान, अडानी अंबानी पर आखिर क्यों है मेहरबान। इन आंकड़ों ने किया मनुवादी मीडिया को पूरा नंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। 2014 के बाद बीजेपी ने फिर तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में एक नारा बड़े बुलंदी से लगाया, जो था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इस अच्छे दिन आने वाले नारे के पीछे की सच्चाई देश की जनता समझ नहीं पाई, लेकिन वक्त के मुताबिक अब इस नारे का सच देश की जनता जान चुकी है। यह नारा ये सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी थी, और ये अच्छे दिन किसे आने वाले हैं वक्त के मुताबिक अब देश के तमाम मतदाता समझ चुके हैं। बता दें कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए, उसको जीवित रखने की अहम भूमिका ये इस देश की मीडिया की होती है। लेकिन मीडिया का ध्यान अब कहीं न कहीं तमाम उन मुद्दों पर कहीं न कहीं होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता, और उन मुद्दों पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स इस देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया बनाते हुए नजर आती है, जो कहने की अहमियत नहीं रखती। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के अंदर तमाम मनुवादी मीडिया इस बात को साबित करने में लगी होती है कि उस दुनिया में वो सबसे बेहतर मीडिया है। भारत की मीडिया को लेकर लगातार सवाल निशान खड़े होते दिखाई देते हैं, और एक ऐसी रिपोर्ट इस देश के मेन स्ट्रीम की मीडिया के जरिए जारी की गई है, लेकिन उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करने का काम किया गया है। उस पर न किसी भी तरीके की चर्चा, ना ही कोई बहस दिखाई देती है। तो आपको मैं तस्वीर साझा करूंगा, जिसके कारण आप इन तमाम आंकड़ों को समझने की कोशिश कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, लखनऊ के भिखारियों की कमाई जानकर हो जाएंगे हैरान। ये एबीपी के जरिए ये जो न्यूज है, ये खबर को जारी करने का काम किया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि लखनऊ के जो भिखारी है वो किस तरीके की जिंदगी बिता रहे हैं और इनकी कमाई कितनी है। तो लखनऊ की भिखारियों की कमाई को जानने की जो जिज्ञासा है, वो इस देश के मनुवादी मीडिया के सबसे ज्यादा अधिक दिखाई देती है। तो एबीपी लाइव के जरिए कहा गया है कि लखनऊ में कम से कम 5,312 भिखारी मिले, और ये 5,312 भिखारियों के जरिए तकरीबन 62 लाख रुपए रोजाना भीख मांगी जाती है। आगे कहा गया है कि 3,000 तक रोजाना ये तमाम भिखारी कमा रहे हैं, और इतना ही नहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि भिखारी को जो कमाई है, ये कमाई में महिलाओं और पुरुषों से अव्वल है। यहाँ पर जो भिखारी तकरीबन 5,312 में से सबसे ज्यादा अगर भिखारी कोई है तो महिलाएं है। ये सोर्स जहां से ये खबर को जुटाया गया है, तमाम आंकड़े को जुटाने का काम किया गया है, ये नगर निगम समाज कल्याण के माध्यम से इन आंकड़ों को जुटाने का काम किया गया है, जो कि एबीपी लाइव के माध्यम से है। तो ये पहली तस्वीर आपने देखी है कि देश में खास तौर पर लखनऊ की यहाँ पर बात की गई है कि इस देश का मेन स्ट्रीम का मीडिया अब भिखारियों और उनकी कमाई को लेकर रिपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आखिर जिन मुद्दों पर चर्चा बातचीत होनी चाहिए, लगातार उस पर बहस टीवी मीडिया पर देखने को मिलनी चाहिए, उस पर कहने की किसी भी तरह की कोई बात होते हुए नहीं दिखाई देती। अब मैं आपके साथ एक के बाद एक तमाम उन आंकड़ों को रखूंगा, जिसके कारण आप वास्तविकता को समझ पाए कि जिन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और इतना ही नहीं तो विचार विमर्श होना चाहिए कि आखिर देश में तकरीबन इतने वर्षों बाद संविधान के 75वें कहने के आजादी के पर्व मनाने के बाद भी क्यों देश में समस्याएं लगातार बनी हुई है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है, यह है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या इतने हद तक के बढ़ चुकी है कि जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। देश के अंदर बेरोजगारी अब आसमान छू रही है। मैं आपको एक रिपोर्ट को साझा करना चाहूंगा। ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से जारी की गई है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के कुल बेरोजगारी तकरीबन 80% युवा है। भारत में जो बेरोजगारी है उसमें 80% अगर कोई है तो वो युवा है। और द इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ये 2024 की, इसके मुताबिक जो आंकड़े निकल कर आए हैं कि पिछले करीब 20 सालों में भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी लगभग 30% बढ़ चुकी है। और साल 2000 की बात करेंगे तो यहाँ पर युवाओं में बेरोजगारी का दर जो 35.2% था, जो 2022 में बढ़कर तकरीबन 65.7% हो गया है। फिर एक बार इस आंकड़े को समझिए कि जो दर तकरीबन 2000 में 35.2 था, वो अब 2022 में
65.7 इतना फीसदी हो चुका है, इतना परसेंटेज वो पहुंच चुका है। इतना ही नहीं तो आगे ये भी सुनिए कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने मिलकर ये रिपोर्ट को साझा किया है और रिपोर्ट कहती है कि हाई स्कूल या उससे ज्यादा जो पढ़े लिखे युवा है उनके बेरोजगारी का अनुपात है वो भी उससे कई ज्यादा अधिक है। मतलब जो युवा जितने ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं उनके बेरोजगारी का दर उतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये आलम है देश के अंदर बेरोजगारी का, और बेरोजगारी को के आंकड़ों को सार्वजनिक तौर पर कहीं न कहीं दिखाने का काम नहीं किया जा रहा है। ये देश की सरकार नहीं चाहती कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो इस हद तक की इस देश के अंदर बढ़ चुकी है उसके आंकड़े अमूमन तौर पर जारी सार्वजनिक आधार पर किए जाए। इसके मुताबिक अब अगली रिपोर्ट में आपके साथ साझा करूंगा जो कि महंगाई की है। महंगाई की समस्या इस देश में इतने हद तक बढ़ी हुई है जिस पर देश का मनुवादी मीडिया बात नहीं करता, उसे इस देश की महंगाई नजर नहीं आती और कहीं ना कहीं तमाम सरकारें की नीति नियमों और योजनाओं के गुणगान करते हुए पूरा दिन दिखाई देता है। एक तौर पर इन तमाम नीतियों पर गुणगान करते हुए इस देश का मनुवादी मीडिया देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम के लेकर ही इस देश के तमाम लोगों को अपने बीच उलझाने का काम इस देश की मनुवादी मीडिया के जरिए होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए बार बार हम एक बात कहते हैं कि इस देश का जो बहुजन मीडिया है वो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसकी विश्वसनीयता आपको बरकरार रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अपना काम निश्चित रूप से जारी इसी तरीके से रखेंगे। अगली रिपोर्ट को सुनिए, ये महंगाई को लेकर है। महंगाई को लेकर देश में जो स्थितियां जिस तरीके से बनी हुई है आप इसको सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से महंगाई का आलम है। यह आम आदमी की महीने की कमाई अगर तकरीबन 12,500 रुपए के आसपास है। सरकार खुद मानती है कि देश में तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो गरीब तबके से आते हैं और इसीलिए उनको मुफ्त का राशन देना जरूरी है। तो ये इस देश की सरकार करना चाहती है जहां पर तकरीबन 140 करोड़ की जो जनसंख्या देश के अंदर देखने को मिलती है। 140 में से इस बात का आप अंदाजा लगाइए, सोचिए, कल्पना करिए कि 140 में से 80 करोड़ जो लोग हैं वो इस देश में मुफ्त राशन के लिए मजबूर बने हुए हैं। तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि हम इस देश में और दुनिया में 5वीं सबसे आर्थिक तौर पर शक्तिमान अपने आप को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। तो आखिर हम कैसे विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल और लगातार जीएसटी के बढ़ते हुए दाम ये कहीं ना कहीं आसमान छूने के लिए और कमर तोड़ने के लिए काफी है। अगली बात मैंने महंगाई को लेकर की है। इसके साथ साथ अब मैं आपको महंगाई को लेकर असर क्या हुआ है इस देश की जनता पर वो असर भी आपके साथ में साझा करना चाहूंगा, जिसके कारण आप इस बात का अंदाजा लगा पाए कि महंगाई का दर किस हद तक के बढ़ चुका है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला कार्यकाल रहा उस पहले कार्यकाल में महंगाई किस मुताबिक बढ़ी और अब उसका जो अंजाम है वो किस तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो पहले कार्यकाल में तकरीबन कीमतें वो 24% बढ़ी। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनती है उसके बाद जो पहला कार्यकाल हुआ वो 24% महंगाई हमको देश में बढ़ती हुई नजर आती है। उसके बाद जब दूसरा कार्यकाल आया 2019 में तब 32% जो महंगाई है वो बढ़ती हुई दिखाई दी और पूरे के पूरे 10 साल की बात करेंगे तो कुल कार्यकाल में वृद्धि तकरीबन 34% जो है वो महंगाई इस देश के अंदर में बढ़ी है, जिसको लेकर अब 5 और 10 सालों का मैंने जो ब्यौरा है वो आपके सामने में रख दिया है और जिसके कारण आप अनुमान लगा पाएंगे कि महंगाई का दर किस मुताबिक बढ़ चुका है और लोगों के लिए अब कहीं ना कहीं जरूरतमंद चीजों को भी इकट्ठा करना, उसके लिए जद्दोजहद करना ये काफी ज्यादा मुश्किल बना हुआ है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी अब देश की जनता को बड़े पैमाने पर देश के तमाम तबके के लोगों को अभी भी मजबूरन तौर पर कहीं न कहीं एक वक्त भूखा तक रहना पड़ता है। ये देश की वास्तविकता है जिसको इस देश का मनुवादी मीडिया आपको दिखाने का काम नहीं करता। अगली रिपोर्ट आप देखिए जो आपको बताएगी कि इस देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं
उसका आलम क्या है, स्वास्थ्य सेवा का स्तर किस मुताबिक है, जिसको लेकर सबसे बड़ी चिंता है। इस देश में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में ही भारत बसता है और इसीलिए ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति ये भयावह हो चुकी है। 3100 मरीज जो 3100 मरीज जो इस देश के अंदर में तमाम ग्रामीण इलाकों में अगर पाए जाते हैं, जिस अस्पतालों में है, उनके अनुपात में एक बिस्तर उनको मुहैया है। अगर आप ऐसा आंकड़ा अगर देखेंगे तो 3100 मरीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बिस्तर है। ग्रामीण जो स्वास्थ्य है उसकी सांख्यिकी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हम आपके साथ रूबरू कर रहे हैं। तो समूचे भारत में अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरीके से बदहाली का मार झेलना पड़ रहा है और इसकी ये वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम जन को जो झेलना पड़ रहा है, डॉक्टरों की इलाज को करवाने के लिए विवश है, फिर झाड़ फूक के जरिए तमाम बीमारियों को ठीक करने का काम किया जाता है और इसी प्रयासों में कई लोगों की मौतें होती है। इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदार इस देश की सरकारें हैं। सरकारों के जरिए जो सरकारी डॉक्टर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी तैनाती होने के बावजूद भी गांवों में वो नहीं जाते, शहरों में वो उनका चिकित्सा केंद्र शुरू कर देते हैं। तो गांवों में जो उनकी ड्यूटी होती है, जो उनको काम दिया होता है, वो काम करने का वो काम नहीं करते और शहरों में अपने क्लिनिक के चलते अपने तमाम चिकित्सा के पूरे जीवन को, अपने काम को वो जारी रखते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सर्जन डॉक्टर है उनकी लगभग 83% कमी है। जो सर्जन डॉक्टर देश में 83% जो डॉक्टर है इनकी कमी है। बाल रोग जो चिकित्सक है इनकी तकरीबन 81.6% कमी है। फिजिशियन की अगर बात करेंगे तो 79.1% की कमी है। यही हाल अगर प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के लिए भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अमूमन 72.2% की कमी है। और इतना ही नहीं तो वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे पीएचसी कहा जाता है, इसकी हालत भी पूरी तरीके से बद से बदतर है। तो ऐसी स्थितियां कहने की इस देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की है, जो कहीं ना कहीं अमूमन तौर पर मुहैया हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी ऐसी कठिनाइयों का सामना देश की जनता को करना पड़ रहा है। ऐसे भी इलाके इस भारत के अंदर मौजूद है, खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की गढ़चिरौली की बात करेंगे या फिर छत्तीसगढ़ के बक्सर और उसके आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो हालात इतने ज्यादा बदतर है कि वहां पर जो एम्बुलेंस है वो भी इमरजेंसी आपातकालीन जो मरीज है उनके लिए पहुंच नहीं पाती और मजबूरन तौर पर परिजनों को, परिवार के लोगों को ही कहीं न कहीं अपने अनेकों साधन संसाधन से कई किलोमीटर पैदल चलकर 15 से 20 या 30 किलोमीटर इससे अधिक फासले को तय कर जो बड़े अस्पताल है वहां तक, सरकारी अस्पतालों तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास में कोई दूसरा चारा नहीं बचा हुआ है। मजबूरन तौर पर ऐसी स्थितियां उनके लिए कहने की मुहैया करवाई गई है। उसके बावजूद भी देश के लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी इस देश के स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने बड़े बड़े भाषण देते हुए दिखाई देते हैं। ये तमाम रिपोर्ट आपको सुनकर कैसा लग रहा है कमेंट में हमें जरूर बताइए और आप क्या कुछ आपकी मन मस्तिष्क में चल रहा है उसे हमें जरूर साझा करें। अगली रिपोर्ट काफी ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि यह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये बताता है कि देश के अंदर पूरे दुनिया में तकरीबन जो 127 में से 127 जो देश है और जो 127 देश में से ये अनुमान लगाया जाता है कि कुपोषण और भूखमरी को लेकर भारत का और तमाम देशों का क्या कुछ स्थान है। तो आपको अगर बताऊंगा तो आप सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम किस स्थिति से इस देश के अंदर कहने के अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तकरीबन 127 देशों में 105वें नंबर पर भारत है। 105वें नंबर पर भारत है। इस बात को आप कल्पना करिए, सोचिए कि 127 में से 105वें नंबर पर भारत है, तो कैसे हालातों में इस देश के जो लोग हैं वो जीवन जी रहे हैं और उनके लिए 2 वक्त की रोटी को भी जद्दोजहद करना ये कहीं ना कहीं अब मजबूरी बन चुकी है। इसके साथ साथ अगर नेपाल की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे या फिर बांग्लादेश की, ये तमाम दूसरे जो देश है ये इनकी स्थिति भारत से भी काफी ज्यादा बेहतर है। तो और ये आंकड़े है भारत में 2024 का ये स्कोर है कि 27.3 जो है भूख से गंभीर है और ये दर्शाता है कि भूख को लेकर
तड़प तड़प कर मरने की वारदातें ये भारत के अंदर दिखाई देती है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा और नहीं बताएगा कि इस देश के अंदर भारत में आखिर क्या कुछ सच्चाई है, जिस सच्चाई को इस देश की जनता के साथ रूबरू करना आवश्यक है। ये तमाम आंकड़े काफी कुछ कहते हैं और बताते हैं कि हम कैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा, इसके अलहदा अगर दूसरे तौर पर बात करेंगे तो इस देश के पूंजीपति धन्ना सेठ अडानी और अंबानी की संपत्तियों में आखिर क्या कुछ बदलाव आ रहा है, वो बदलाव जानने के लिए आपको मैं ये तस्वीर साझा कर रहा हूं। और यहाँ से आप इस बात को समझ पाएंगे कि बदलाव है वो बदलाव। और जो बात 2014 में शुरुआती दौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो संकेत था, वो किसके अच्छे दिन लाना चाहते हैं, उसका ये सबसे बड़ा दस्तावेज है, ये सबूत है उस बात का कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान की क्या कुछ सच्चाई थी। तो इससे आप समझ पाइए, ये दैनिक भास्कर के माध्यम से जारी की गई रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट काफी कुछ कहती है। देखिए, देश में तकरीबन 100 जो अमीरों की संपत्ति को पहली बार क्या कुछ किया गया है, 9 लाख करोड़ रुपए से पार कर दिया गया है। और ये कब हुआ कि बड़े उद्योगपति की संपत्ति एक साल में कितनी प्रतिशत, 40% बढ़ी है। और 2020 की तुलना में अगर बात करेंगे तो ये कब तकरीबन दोगुनी हो चुकी है। तो ये रिपोर्ट काफी कुछ कहती है। इस साल में अगर बात करेंगे इस साल में मतलब 90 लाख करोड़ रुपए की ऊपर की निकली हुई ये कहने की संपत्ति है। एक साल में इनकी संपत्ति तकरीबन 40% से अधिक बढ़कर 93.64 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और 2020 की तुलना में इनकी अमीरी दोगुनी से वो कम से कम तिगुनी हो चुकी है। और 2023 के मुकाबले इनकी कुल संपत्ति तकरीबन 26.50 लाख करोड़ रुपए की बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये बात है मुकेश अंबानी की और यहाँ पर गौतम अडानी की। मुकेश अंबानी फिर टॉप पर दुनिया में है, वो 13वें नंबर के अमीर है। अडानी ये दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इनकी संपत्ति से ज्यादा नहीं बढ़ी। यानी लगातार तमाम उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की जो संपत्ति है दिन दुगनी रात चौगनी करते दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ कर्ज माफी की जब बात आती है, किसानों के कर्ज को लेकर इस देश की सरकार ये कहती है कि हमारे पास किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम धन्ना सेठों की, पूंजीपतियों की जो संपत्ति है ये 40% बढ़ जाती है। ये तकरीबन आपको मैंने पिछले एक साल के बारे में बताया है और लगातार ये आंकड़े इसी मुताबिक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 100 जो अमीर है पूरे देश के 100 अमीरों की जो भारतीय है उनके ये तमाम आंकड़े हैं जो कि आपको बताएंगे कि 2014 से लेकर पिछले 10 वर्षों का ये आंकड़ा है। 2014 से लेकर 29.03% से 2024 में 93.64 मतलब कि लाख करोड़ रुपया, इतना इनका संपत्ति बढ़ने का काम हुआ है। तो ये बताता है कि इस देश के अंदर सरकारों की आखिर मंशा क्या है, इस देश में ये सरकारें करना क्या चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा, भारतीय जनता पार्टी के मस्तिष्क में अपने तमाम मित्र अदानी और अंबानी की धन संपत्ति को इसी तरीके से लगातार बढ़ाते रहना और इनकी संपत्ति को लेकर कहीं ना कहीं अपने चुनाव के दौरान पानी की तरह पैसा बहाना, ये अब कहने की आम हो चुका है। और इसीलिए आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भी 6000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़े। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते हैं कि इस देश को अगर किसी बात से खतरा है तो वो ब्राह्मणवाद से है और पूंजीवाद से है। अगर इन दोनों को एक तो खत्म करना होगा या फिर इनको संतुलित बनाए रखना पड़ेगा, तब जाके इस देश का लोकतंत्र बच पाएगा। लेकिन आज लोकतंत्र को बचाने की जो अहम भूमिका इस देश के मीडिया की होती है, आज वही मीडिया इन्हीं पूंजीपतियों का कठपुतली बना हुआ है जो कि इनके इशारों पर ही काम करता है। इसीलिए तमाम इस देश के मनुवादी मीडिया को भिखारियों की संपत्ति नजर आती है, लेकिन अडानी और अंबानी की बढ़ती जो संपत्ति है जो तकरीबन 40% बढ़ चुकी है, लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है, ये कहने की संपत्ति उन्हें दिखाई नहीं देती। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इस देश का
जो बहुजन मीडिया है वही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इस तमाम आंकड़ों से मनुवादी मीडिया को हमने पूरी तरीके से यहाँ पर उसका पर्दाफाश करने का काम किया है और देश की लगातार चलने वाली 10 से अब 15 वर्षों की जो सरकार होने वाली है, इसने क्या कुछ काम किया है वो भी आपके साथ हमने साझा किया है और इसका परिणाम अब देश के तमाम सरकारों के साथ साथ जनता पर कितना क्या कुछ पड़ रहा है वो भी हमने आपके साथ रूबरू किया है। इस पूरे के पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोच रहे हैं लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में और तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।